Good morning to all of you. This is today's the Hindu newspaper analysis session, in which we will discuss all the issues and events which have national and international importance for UPSC, civil services, and other state PCS examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is what does USCIRF report say about India, and the second issue is why is the textile industry struggling to perform better, and the third issue is sunset for UK's coal-fired power lessons for India, and the fourth issue is global digital compact advancing digital innovation in a sustainable fashion. So let's discuss all the issues in detail. What does USCIRF report say about India? Why news? The Washington DC based United States Commission on International Religious Freedom USCIRF on October 2 released a report about India which indicated collapsing religious freedom conditions in India. October 2 को United States Commission of International Religious Freedom, it means US based USCIRF का एक रिपोर्ट अक्टूबर 2 को रिलीज किया गया था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये इंडिकेट किया गया है कि इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम कंडीशंस कोलैप्स हो रही हैं। The report highlighted about how individuals from minority communities have been killed and lynched by vigilant group. Religious leaders have been arbitrarily arrested and places of worship have been demolished. इस रिपोर्ट ने ये हाईलाइट किया है कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज पीपल को किल किया जा रहा है, उनके साथ विजिलेंट ग्रुप के द्वारा लाइंचिंग किया जा रहा है, रिलीजियस लीडर्स को आर्बिट्ररी अरेस्टेड किया जा रहा है, प्लेस ऑफ वर्शिप को डिमोलिश किया जा रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट किया गया है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड द रिपोर्ट एज कमिंग फ्रॉम अ बियास्ड ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उनको रिजेक्ट किया है, और इसने कहा है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये एक बियास्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हाईलाइट की गई हैं। व्हाट इज USCIRF? USCIRF का फुल फॉर्म हमने अभी देखा, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। USCIRF is an independent bipartisan US federal government agency created under the 1998 International Religious Freedom Act IRFA। USCIRF एक इंडिपेंडेंट यूएस फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है जिसको इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। इट मॉनिटर्स द यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीव इन कंट्रीज अदर देन यूएस। ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि यूएस के बाहर अदर कंट्रीज के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीव्स का जो यूनिवर्सल राइट है उसको मॉनिटर करता है। इट मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर पीपल को रिलीजियस बेस पर कितना फ्रीडम मिला हुआ है, इससे रिलेटेड फाइंडिंग्स को ये कलेक्ट करता है। इट्स असेसमेंट ऑफ कंट्रीज आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड एंड इन पर्टिकुलर आर्टिकल 18 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। USCIRF के जो कंट्रीज से रिलेटेड जो असेसमेंट होते हैं, ये असेसमेंट मेनली इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड के बेस पर होते हैं। स्पेशली आर्टिकल 18 जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अंदर प्रोविजन किया गया। इस आर्टिकल के अंदर लोगों को जो रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड की गई है उससे रिलेटेड इश्यूज को USCIRF डील करता है। Article 18 states everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right includes freedom to change its religion or belief, and freedom either alone or in community with others and in public or private to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो आर्टिकल 18 है इसके अंदर प्रोविजन किया गया है कि कोई भी पर्सन फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसेंस एंड रिलीजन का राइट मिला हुआ है इस आर्टिकल के अंदर, और इसके अंदर रिलीजन, बिलीफ, कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन या बिलीफ को एडॉप्ट कर सकता है। कोई पर्सन एलोन रह सकता है और कम्युनिटी के साथ रह सकता है। उसको टीचिंग बिलीफ, प्रैक्टिस बिलीफ, वर्शिप बिलीफ, ऑब्जर्वेंस बिलीफ का उसे राइट मिला हुआ है आर्टिकल 18 के अंडर। व्हाट आर द USCIRF डू? USCIRF का वर्किंग प्रोसेस क्या है?
USCIRF monitor religious freedom conditions across the world through travel, research, and meetings with representatives of international human rights groups, NGOs, victims of persecution, and foreign officials, putting out a report every year listing the countries as a country of particular concern. USCIRF पूरे वर्ल्ड के अंदर वेरियस कंट्रीज में ट्रैवलिंग करता है, ट्रैवलिंग के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू। इसका जो मीटिंग होता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ग्रुप्स के साथ, एनजीओ के साथ, विक्टिम्स ऑफ परसिक्यूशन के साथ, फॉरेन ऑफिसर्स के साथ इसका मीटिंग होता है। इस मीटिंग के बाद ये अपना जो भी इसका फाइंडिंग्स या डाटा होता है उस डाटा को कलेक्ट करता है और एवरी ईयर अपना ये एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और कंट्रीज को सीपीसी SWL कैटेगराइज करता है। सीपीसी मीन्स कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न एंड SW मीन्स स्पेशल वॉच लिस्ट। टू कैटेगरी में कंट्रीज को डिवाइड करता है। कंट्रीज दैट कमिट सिस्टमैटिक ऑनगोइंग एंड egregious वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम वुड बी डेजिग्नेटेड एज सीपीसी। किसी भी कंट्री के अंदर जहाँ पर सिस्टमैटिक ऑनगोइंग एंड एग्रेजियस वायलेशन होता है रिलीजियस फ्रीडम का, उस कंट्री को यहाँ पर सीपीसी मीन्स कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डेजिग्नेट इसके थ्रू किया जाता है। Countries whose government engage or tolerate in severe religious freedom violations but do not rise to CPC standard of systematic, ongoing, and aggressive would be included in SWL. कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर उस कंट्री की गवर्नमेंट सीवियर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशंस को टॉलरेट करता है या इसमें गवर्नमेंट का एंगेजमेंट होता है। इस तरह की कंट्रीज को यहाँ पर SWL इट मीन स्पेशल वॉच लिस्ट के अंदर डाला जाता है। If the US State Department accept the USCIRF's recommendations and designate a country as CPC, then under the IRFA, it has a range of policy options, including sanctions, to address such kind of violation. US स्टेट डिपार्टमेंट अगर USCIRF के किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और ये प्रपोजल होगा मेनली CPC और SWL से रिलेटेड होगा, इट मीन्स USCIRF US स्टेट डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा कि किस कंट्री को किस कैटेगरी में रखा गया है। और अगर किसी कंट्री को CPC के अंडर डेजिग्नेट किया गया है तो US की तरफ से अपना पॉलिसी ऑप्शन बेस पर रिलीजियस फ्रीडम के वायलेशन के अगेंस्ट इसको एड्रेस करने के लिए कुछ सैंक्शंस इम्पोज कर दिए जाते हैं। और ये जो सैंक्शंस इम्पोज किए जाते हैं इससे अदर कंट्री को जो पहले प्रॉफिट मिल रहा था वो कहीं ना कहीं अब इस प्रॉफिट को US की तरफ से ब्लॉक कर दिया जाता है। इट मीन्स अगर किसी कंट्री को CPC के अंडर डेजिग्नेट किया गया है और उस कंट्री का US के साथ बायलैटरल रिलेशन है जिसका प्रॉफिट उस कंट्री को मिल रहा है, तो यहाँ पर US अपना पॉलिसी ऑप्शंस को चेंज करेगा और जो प्रॉफिट अदर कंट्री को US से मिल रहा था उस प्रॉफिट को US स्टॉप कर देगा। What is USCIRF's country update on India state? USCIRF ने इंडिया के बारे में अपना क्या रिपोर्ट दिया है या इसको किस कैटेगरी में रखा है। Policy analyst with the USCIRF say that religious freedom in India in 2024 has been on a deteriorating and concerning trajectory. USCIRF के जितने भी पॉलिसी एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि 2024 में इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम डिटोरेटिंग हो रही है एंड कंसर्निंग ट्रेजेक्टरी कैटेगरी में एंटर कर रही है। It stated that the Indian government, through legislation such as Citizenship Amendment Act 2019, for which the rules were published in May this year, and through the enforcement of discriminatory legislation like anti-conversion law, cow slaughter law, and anti-terrorism law, continue to repress and restrict religious minorities. USCIRF के पॉलिसी एनालिस्ट का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट कुछ ईयर्स में कुछ लेजिस्लेशन के थ्रू सच एज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड कुछ डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन के इन्फोर्समेंट के थ्रू जिसके अंडर एंटी कन्वर्जन लॉ, काउ स्लॉथर लॉ, एंटी टेररिज्म लॉ इंक्लूड होते हैं। इन लेजिस्लेशन के थ्रू इंडिया के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज पीपल को कहीं ना कहीं रिप्रेस किया गया है, उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, ऐसा पॉलिसी एनालिस्ट का कहना है। It also details how Indian officers have repeatedly employed hateful and derogatory rhetoric and misinformation to perpetuate false narratives about religious minorities, inciting widespread violence, lynching, and demolition of places of worship. पॉलिसी एनालिस्ट ने ये भी डिटेल यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया है कि इंडियन ऑफिसर्स हेटफुल एंड डेरोगेटरी
मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, एक फॉल्स नैरेटिव मेकिंग करने की यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं। और स्पेशली ये जो फॉल्स नैरेटिव्स हैं स्पेशल रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट किया जा रहा है। इसमें इसकी वजह से वायलेंस को वाइड स्प्रेड होता है, लाइंचिंग इसकी वजह से वाइड स्प्रेड होता है, एंड वर्शिप प्लेसेस का डिमोलिशन इंडिया के अंदर इन हेड स्पीच या मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से शो हो रहे हैं। In its 2024 annual report, the USCIRF designated India as a CPC। 2024 का जो एनुअल रिपोर्ट ये आया है, USCIRF ने इंडिया को CPC कैटेगरी में डिवाइड किया है। हाउ डिड इंडिया रिस्पॉन्ड, इंडिया का क्या रिस्पॉन्ड रहा है इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के बाद? इंडिया रिजेक्टेड द रिपोर्ट स्टेटिंग आवर व्यूज ऑन द USCIRF आर वेल नोन, इट इज अ biased organization with a political agenda, it continue to misrepresent facts and peddles a motivated narrative about India। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहना है कि USCIRF के जो व्यूज हैं वो वेल नोन है, और ये एक बियास्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक स्पेशल पॉलिटिकल एजेंडा है। ये मिस रिप्रेजेंट फैक्ट्स को यहाँ पर शो कर रहा है, और ये इंडिया से रिलेटेड जो रिपोर्ट है ये मोटिवेटेड नैरेटिव्स को पैडल कर रहा है इंडिया के अंदर। कंक्लूजन के तौर पर इंडिया ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है। आर द USCIRF रिकमेंडेशन बाइंडिंग, क्या USCIRF के जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो बाइंडिंग है? नो, दे आर नॉट बाइंडिंग, ये रिकमेंडेशंस किसी भी तरह से बाइंडिंग नहीं है। वाई इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्ट्रगलिंग टू परफॉर्म बेटर? टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेटर परफॉर्म करने के लिए क्यों स्ट्रगल कर रही हैं? Union Minister for Textile Giriraj Singh recently said that Indian textile and apparel sector is aiming for a total business of $350 billion annually by 2030, which is to generate 3.5 crore jobs। रिसेंटली यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने कहा है कि इंडिया के अंदर इंडियन टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर को बूस्ट करने की जरूरत है। 2030 तक एनुअली $350 बिलियन का बिजनेस एनुअली होना चाहिए, ऐसा टारगेट रखा जा रहा है, जिसके थ्रू 3.5 करोड़ जॉब्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री जनरेट कर सकती है। However, the industry went through a tumultuous phase during the last two financial years। लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ट्यूमुलस फेज फेस कर रहे हैं। इट मीन्स कुछ डिफिकल्टीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रही है लास्ट कुछ ईयर्स में। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री नाउ? इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है करंट में इसका क्या स्टेटस है? द साइज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड अपरेजल इंडस्ट्री वाज एस्टिमेटेड टू बी $153 बिलियन इन 2021 विद ऑलमोस्ट $110 बिलियन कंट्रीब्यूटेड बाय डोमेस्टिक बिजनेस। इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साइज की अगर बात की जाए 2021 में $153 बिलियन एस्टिमेट किया गया था, जिसमें से $110 बिलियन डोमेस्टिक बिजनेस के द्वारा कंट्रीब्यूटेड था। In financial year 22, India was the third largest textile exporter globally, enjoying a 5.4% share। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर का ओवरऑल इंपोर्ट की अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर था एक्सपोर्ट के मामले में। इट मीन्स इससे अपर टू और कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल्स का, और ओवरऑल एक्सपोर्ट का 5.4% के लिए इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया इज ऑल्सो सेट टू हैव द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी विद अ रोबस्ट कैपेसिटी अक्रॉस द वैल्यू चेन। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रखता है। The sector's contribution to GDP is close to 2.3% and 10.6% of total manufacturing gross value added in 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023। फाइनेंशियल ईयर 2021 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो शेयर था जीडीपी के साथ वो 2.3% शेयर था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में टोटल मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो शेयर था 10.6% शेयर था। About 105 million people are employed by the textile and garment units directly and indirectly. 80% of its capacity is spread across MSMEs। Tamil Nadu has the largest spinning capacity in the country। बात अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्री के अंदर अबाउट 105 मिलियन पीपल को
एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। इट मीन्स अबाउट 10 करोड़ पीपल को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड इस सेक्टर के द्वारा कराया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 80% जो इसका स्पीड है वो MSMEs के अंदर स्पीड है। तमिलनाडु इंडिया का लार्जेस्ट स्पिनिंग कैपेसिटी स्टेट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। चैलेंजेस ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर, इंडिया के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। नंबर वन, हाईली फ्रेगमेंटेड सेक्टर। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हाईली फ्रेगमेंटेड and is being dominated by small and medium industries and unorganized sector। इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेक्टर फ्रेगमेंटेड है और ये सेक्टर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के थ्रू डोमिनेटेड है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी इसके अंदर कवर्ड है। बिकॉज अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो लीगल नहीं होता है और इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है सो दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो चैलेंज फेस कर रही है उसको एड्रेस किया जा सके। नंबर टू, यूजिंग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेसिंग लैक टू एक्सेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्पेशली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड फेल्योर टू मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड इन द हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रही है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लैक है और इस चैलेंज को फेस करने के लिए, एड्रेस करने के लिए इंडिया को चाहिए कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराए। नंबर थ्री, इशू रिलेटेड टू टैक्स स्ट्रक्चर। द टैक्स स्ट्रक्चर GST मेक द गारमेंट्स एक्सपेंसिव एंड अनकॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज इन डोमेस्टिक मार्केट। इंडिया के अंदर बिकॉज GST 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया था, इसकी वजह से इंडियन गारमेंट्स एक्सपेंसिव हो चुके हैं और अनकॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल मार्केट में हो चुके हैं। साथ ही डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी टेक्सटाइल जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है जिसकी वजह टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। अनदर थ्रेड इज राइजिंग लेबर वेजेज एंड वर्कर्स सैलरीज। लेबर का वेजेज एंड वर्कर्स का सैलरीज राइज हो रहा है, इसका इम्पैक्ट भी इस सेक्टर पर पड़ रहा है। इनका जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था, प्रॉफिट होना चाहिए था, वो प्रॉफिट इस सेक्टर को नहीं मिल पा रहा है। Number four, issue of stagnant export. The export from the textile industry sector has been stagnating and remained at the USD 40 billion level for the last 6 years। लास्ट कुछ ईयर्स से टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट स्टेगनेंट रहा है और कंट्री में जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा सो दैट कंट्री में एक्सपोर्ट के थ्रू टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रॉफिट को बूस्ट किया जा सके। नंबर पर लैक ऑफ स्किल। द एवरेज साइज ऑफ अप्रैल यूनिट इन इंडिया इज 100 मशीन विच इज वेरी लेस इन कंपेरिजन विद बांग्लादेश विच हैज ऑन एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 500 मशीन पर फैक्ट्री। इंडिया के अंदर पर फैक्ट्री मशीन का जो रेट है वो 100 मशीन पर फैक्ट्री है जबकि बांग्लादेश के अंदर 500 मशीन पर फैक्ट्री है। तो इंडिया के लिए भी ये काफ़ी नीड है कि वो पर फैक्ट्री मशीन्स के नंबर्स को इंक्रीज करें। नंबर सिक्स, लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ड्यू टू अबव चैलेंज फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नॉट वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इन्वेस्टिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर विच इज ऑल्सो एरिया ऑफ कंसर्न। अभी जो हम ये चैलेंजेस पढ़ रहे हैं इन चैलेंजेस की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टिंग करने के लिए एंथुसियास्टिक नहीं है और इंडिया के अंदर ये जितने भी चैलेंज हैं इनको हमें एड्रेस करना होगा सो दैट इंडिया के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फॉरेन इन्वेस्टर्स को एंथुसियास्टिक किया जा सके। सनसेट फॉर द यूकेज कोल फायर्ड पावर लेसन फॉर इंडिया। वाई न्यूज। द शटरिंग ऑफ ब्रिटेन्स लास्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट इन नॉटिंगहैमशायर is a milestone and indicate an ongoing paradigm shift in energy production globally। ब्रिटेन ने लोकल कोल फायर्ड पावर प्लांट, ये लास्ट पावर प्लांट था इसका, इसने इसको शटरिंग किया है और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि वर्ल्ड धीरे धीरे एनर्जी सेक्टर में पैराडिग्म शिफ्ट कर रहा है। इट मीन्स पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरह से टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रहा है, धीरे धीरे कोल एनर्जी से शिफ्टिंग कर रहे हैं बहुत सारे कंट्री। तो ये ब्रिटेन का यहाँ पर लास्ट
कोल फायर्ड पावर प्लांट था जिसको शटरिंग कर दिया गया है। इंडिया कोल स्टोरी, इंडिया की कोल रिलेटेड स्टोरी एंशियंट से लेकर अब तक क्या रही है। इंडिया जो फर्स्ट कोल माइन द रानीगंज कोल फील्ड स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड वेस्ट बंगाल एंड झारखंड while it was established as early as in 1774 by the British East India Company, and this is why historical pseudo emissions matter. इंडिया का फर्स्ट कोल माइनिंग जो हुआ था 1774 में बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो रानीगंज कोल फील्ड के अंदर किया गया था जो प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल एंड झारखंड एरिया में पड़ता था। दिस लेड टू लार्ज स्केल कोल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मच ऑफ इंडिया ईस्टर्न एंड सेंट्रल स्टेट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड एमपी। सबसे पहले रानीगंज कोल फील्ड के अंदर इंडिया में 1774 में जब कोल माइनिंग हुआ था, इसके बाद इंडिया के कुछ ईस्टर्न एंड सेंट्रल स्टेट में लार्ज स्केल पर कोल एक्सट्रैक्शन होने लगा, स्पेशली झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड एमपी के अंदर लार्ज स्केल पर कोल एक्सट्रैक्शन होना शुरू हो गया। इंडिया फर्स्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट वॉज द हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन एस्टेब्लिश 1920 हैदराबाद ड्यूरिंग द निजाम रूल। इंडिया के अंदर फर्स्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट की अगर बात की जाए 1920 में हैदराबाद के अंदर निजाम रूल के टाइम पर इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम था हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन। इट पावर्ड द ट्विन सिटीज ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन के थ्रू टू सिटीज को पावर प्रोवाइड कराया जाता था, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। ट्रॉम्बे पावर स्टेशन नियर मुंबई वॉज ऑल्सो कमीशन। उस टाइम पर मुंबई के नियर ट्रॉम्बे पावर स्टेशन भी स्टेब्लिश किया गया था। द एवरेज एज ऑफ इंडियाज कोल फायर्ड पावर प्लांट इज अबाउट 12 ईयर्स, मीनिंग दे हैव अ फ्यू डिकेड्स बिफोर दे कुड बी डीकमीशन्ड। कोई भी इंडिया के अंदर पावर कोल फायर्ड पावर प्लांट स्टेब्लिश अगर किया जाता है तो इसका जो एवरेज एज होता है वो 12 ईयर्स होता है। वह इंडिया हैज एक्सपोर्टेड कोल टू नेबरिंग म्यांमार एंड श्रीलंका, इट हैज लार्जली यूज्ड इट्स रिजर्व फॉर डोमेस्टिक पावर प्रोडक्शन। इंडिया अपने कोल प्रोडक्शन का ज़्यादातर डोमेस्टिक यूज करता है पावर प्रोडक्शन के लिए, बट इंडिया कुछ कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट भी करता है सच एज म्यांमार एंड श्रीलंका। इंडिया ऑल्सो हैज बीन इंपोर्टिंग कोल एज पावर डिमांड हैज बीन स्टडी राइजिंग। इंडिया के अंदर जब पावर डिमांड राइज होता है तो उस टाइम पर इंडिया को कोल का इंपोर्ट भी करना पड़ता है। India's coal production and consumption on its peak, about 70% of its energy output is currently from coal, accounting for 218 gigawatt of installed capacity. करंटली अगर देखा जाए इंडिया का कोल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन लेवल हाई पीक पर पहुंच चुका है। ओवरऑल एनर्जी आउटपुट का 70% जनरेशन कोल के थ्रू इंडिया करता है और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के थ्रू 218 गीगावाट एनर्जी का प्रोडक्शन कोल के थ्रू इंडिया करता है। इंडिया हैज मोर देन 350 ऑपरेशनल माइंस एंड अबाउट 120 न्यू वंस हैव बीन प्लान्ड। करंटली इंडिया के अंदर 250 कोल ऑपरेशनल माइंस हैं और 120 न्यू प्लानिंग किया जा रहा है कि न्यू कोल माइंस ऑपरेशन स्टार्ट किए जाएं। A study by Global Energy Monitor estimate that these mines provide direct employment to almost 3,40,000 miners. ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की एक स्टडी के अकॉर्डिंग एस्टिमेट किया गया है कि ये जो माइंस हैं 350 ऑपरेशनल माइंस इंडिया के अंदर, इनके थ्रू इंडिया में 3,40,000 माइनर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इंडिया थर्मल पावर प्लांट एम्प्लॉय अबाउट 4 लाख पीपल। इंडिया के अंदर थर्मल पावर प्लांट की बात की जाए तो इंडिया को अबाउट 4 लाख पीपल को इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिलता है। Achieving net zero emissions target. Britain's coal phase out target to bring down unabated coal fired power to zero by 2025. ब्रिटेन ने कोल फेज आउट टारगेट जो रखा था वो 2025 के लिए रखा था, बट यहाँ पर 1 ईयर पहले ही करंट में जो हम ये इशू पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लास्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट को उसने शटरिंग कर दिया है, क्लोज कर दिया है। और इंडिया ब्रिटेन ने जो टारगेट रखा था कोल फायर्ड पावर प्लांट को क्लोज करने का, या फिर कह सकते हैं कि कोल फेज आउट का जो टारगेट था वो 2025 तक उसने रखा हुआ था। एट द 2021 ग्लासगो COP Conference of Parties, India and China stood out seeking an amendment to the final declaration and having the phrase phasing down and not phasing out of coal introduced. 2021 में कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ग्लासगो के अंदर हुआ था। इसका जो फाइनल डिक्लेरेशन था उस डिक्लेरेशन को इंडिया और चाइना ने अमेंडमेंट का सीकिंग किया, और इसके अंदर जो मेन अमेंडमेंट किया गया था वो ये अमेंडमेंट किया गया था कि फेजिंग डाउन
इन कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया, जबकि इसमें प्रोविजन किया गया था फेजिंग आउट का, यानी कोल को फेजिंग आउट करने के लिए टारगेट रखे गए थे, बट इंडिया और चाइना ने इसको अमेंड करके फेजिंग डाउन करने का यहाँ पर प्रोपोजल रखा। बिकॉज इंडिया और चाइना ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली एमिशंस नहीं किया है, और दोनों कंट्रीज ने ये रिक्वेस्ट किया कि इन्हें फेजिंग आउट एक साथ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर फेजिंग आउट किया कोल का तो इनका इकोनॉमी यहाँ पर डिक्रीज हो सकती है। इसलिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि फेजिंग डाउन करने का इन्हें टारगेट दिया जाना चाहिए। इंडिया प्लीज टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070 एंड मीट हाफ ऑफ इट्स एनर्जी नीड फ्रॉम रिन्यूएबल बाय 2050। इंडिया ने प्लीज किया कि 2070 तक वो नेट जीरो एमिशन को अचीव कर लेगा और 2050 तक अपनी एनर्जी नीड्स का हाफ वो रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट करने के लिए अपने कंट्री के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग कर लेगा। Cumulative emissions. India is the third largest carbon emitter behind the US and China, emitting about 2.9 gigaton in 2023, for far ahead of UK's 384 million metric ton in the same year. कार्बन एमिटर की अगर बात की जाए तो टॉप नंबर पर यूनाइटेड स्टेट, सेकंड नंबर पर चाइना एंड इंडिया थर्ड नंबर पर आता है। 2023 में इंडिया ने 2.9 गीगा टन कार्बन एमिट किया था, जो कि यूके के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। 2023 में यूके ने 384 MMT कार्बन एमिट किया था, but India's population is over 20 times that of UK. Moreover, India's per capita emission were at 2 tons in 2023, less than half of the global average of 4.6 ton and almost a third of the UK's 5.5 ton in same year. इंडिया और यूके का कंपेयर अगर किया जाए तो इंडिया का पॉपुलेशन यूके से 20 टाइम्स ज़्यादा है। बात अगर पर कैपिटा कार्बन एमिशन की जाए तो यूके के अंदर कार्बन पर कैपिटा एमिशन 5.5 टन था 2023 में। ग्लोबल एवरेज की बात की जाए अगर कार्बन एमिशन पर कैपिटा अगर ग्लोबली देखा जाए तो 4.6 टन रहा था, जबकि इंडिया के अंदर पर कैपिटा एमिशन 2023 में 2 टन रहा है, जो कि यूके और ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम है। कंक्लूजन. While India has set itself a sufficient timeline of 45 more years to attain net zero emissions, there has already been a steady and impressive growth in renewable capacity. Because India को 45 years का मोर सफिशिएंट टाइम मिला हुआ है नेट जीरो एमिशन को अटेन करने के लिए, बिकॉज इंडिया का जो टारगेट है वो 2070 तक का नेट जीरो एमिशन अटेन करने के लिए। और करंटली अगर देखा जाए तो इंडिया स्टूडेंट इम्प्रेसिव ग्रोथ कर रहा है, स्पेशली रिन्यूएबल कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, बट कोल फायर्ड एनर्जी यूज ऑल्सो हैज अराइजन एंड द कंट्री मस्ट बिगिन वर्किंग ऑन फिक्सिंग टाइमलाइंस ऑन प्लांट डिकमिशनिंग, रीजनल redevelopment programs, and retaining of miners and power plant workforce, bearing in mind that India's historically coal-dependent regions are some of the poorest in the country and have workers uh, who have largely transitioned from agriculture mining. इंडिया के अंदर करंटली अगर देखा जाए तो कोल फायर्ड एनर्जी का यूज इंक्रीज हो रहा है। कंट्री को चाहिए कि कोल से रिलेटेड जितने भी प्लांट हैं धीरे धीरे उनको डीकमीशन किया जाए, रीजनल रीडेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएँ, माइनर्स एंड पावर प्लांट वर्कर्स को रिट्रेन किया जाए, और साथ में इंडिया के अंदर जो कुछ फार्मर्स एग्रीकल्चर को छोड़कर माइनिंग सेक्टर की तरफ आ रहे हैं, इसको भी कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से कोल का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। ओनली होलिस्टिक ट्रांसपेरेंट एंड अर्ली फॉरवर्ड प्लानिंग अप्रोच वुड हैस्टन ट्रांजिशन दैट इज इंक्लूसिव एंड जस्ट। इंडिया अगर चाहता है कि कोल ट्रांजिशन किया जाए तो उसके लिए होलिस्टिक ट्रांसपेरेंट एंड अर्ली फॉरवर्डिंग प्लानिंग अप्रोच इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट एडवांसिंग डिजिटल इनोवेशन इन अ सस्टेनेबल फैशन। वाई इन न्यूज? In the recently concluded Summit of Future, organized by UN United Nations, member countries adopted the Global Digital Compact (GDC). Recently, United Nations के member countries के द्वारा Summit of Future conclude किया गया, तो सभी countries ने Global Digital Compact (GDC) को adopt किया है। This first of its kind in the international arena, which focusing on potential of digital technologies with specific intention to harness and regulate them for the common goods। डिजिटल टेक्नोलॉजीज की पोटेंशियल को फोकस पहली बार
इंटरनेशनल लेवल पर इस समिट के द्वारा किया गया है। और इस समिट के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, किस तरह से इसको हार्नेस किया जाए, इससे रिलेटेड स्पेसिफिक इंटेंशंस पर डिस्कशन किया गया है। इट मीन्स समिट ऑफ फ्यूचर पहली बार एक ऐसा समिट हुआ है जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के रेगुलेशन से रिलेटेड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए एक इंटरनेशनल अरीना में एक पहली बार एक्शन लिया गया है। What is Global Digital Compact (GDC)? The Global Digital Compact (GDC) is a comprehensive framework for global governance of digital technology and artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के ग्लोबल गवर्नेंस के लिए पहली बार जीडीसी जो कि एक कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क है, इसके थ्रू यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी को ग्लोबली गवर्नेंस करने की कोशिश की गई है। इट चार्ट्स आर रोड मैप फॉर ग्लोबल डिजिटल कॉपरेशन टू हार्नेस द इमेंस पोटेंशियल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड क्लोज डिजिटल डिवाइड्स। जीडीसी के थ्रू एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश की गई है सो दैट डिजिटल टेक्नोलॉजी को किस तरह से हार्नेस किया जाएगा और इसके क्या क्या पोटेंशियल्स हैं, और वर्ल्ड के अंदर जो डिजिटल डिवाइड्स गैप है उसको क्लोज करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, इससे रिलेटेड ये रोड मैप जीडीसी के थ्रू रेडी किया गया है। On September 22, 2024, world leaders convened in New York for Summit of Future, where they adopted a pact for future that includes a global digital compact. 22 सितंबर 2024 को वर्ल्ड लीडर्स ने न्यूयॉर्क में एक समिट में ये इंक्लूड हुए थे, समिट ऑफ फ्यूचर, और इन सभी कंट्रीज ने ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को एडॉप्ट किया। द जीडीसी इज नॉट अ बाइंडिंग लॉ बट अ डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट विद अ सेट ऑफ शेयर्ड गोल्स ऑफ गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, फर्म्स एंड अदर स्टेक होल्डर टू बियर इन माइंड। जीडीसी एक इनिशिएटिव है बट ये बाइंडिंग लॉ इसके अंदर नहीं है, बट ये डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट जरूर है, और सभी गवर्नमेंट के या इंस्टीट्यूशंस के, फर्म्स के, स्टेक होल्डर्स के जो कॉमन गोल्स हैं उनको इसके थ्रू शेयर किया गया है। वंस देर इज ग्रेटर एडरेंस द टर्म्स ऑफ कॉम्पैक्ट में बिकम सॉफ्ट लॉ इन ईच कंट्री। अगर लगेगा कि भाई सभी कंट्रीज जीडीसी को एडहेयर कर रहे हैं तो इसके थ्रू कुछ लॉ जो है उनको सॉफ्ट कर दिया जाएगा एवरी कंट्री के लिए। रियलाइजिंग द जीडीसी किस तरह से अपने आप को रियलाइज किया जा सकता है, इसके टारगेट को किस तरह से अचीव किया जा सकता है। द जीडीसी इज अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग ह्यूमन ओवरसाइट ऑफ टेक्नोलॉजी इन वे दैट एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जीडीसी एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ह्यूमन ओवरसाइट ऑफ टेक्नोलॉजीज को इंश्योर करना है सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एडवांस किया जा सके। बिल्डिंग ऑन द नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड यूएन 2030 एजेंडा अमंग अदर्स, जीडीसी प्रपोज ग्लोबल कोऑपरेशन इन द गवर्नेंस ऑफ डाटा एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। गवर्नेंस ऑफ डाटा एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज में कॉपरेशन, ग्लोबल कॉपरेशन को प्रपोज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए जीडीसी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड यूएन 2030 एजेंडा या फिर इंटरनेशनल लॉ जो भी हैं उसके बेस पर यहाँ पर जीडीसी प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। टू मीट द कॉम्पैक्ट्स गोल, यूएन मेंबर कंट्रीज हैव कमिटेड टू एस्टेब्लिश 2 पैनल्स, बिकॉज कॉम्पैक्ट के कुछ गोल्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने यहाँ पर 2 पैनल्स इन गोल्स को अचीव करने के लिए मेनली यहाँ पर बने हैं, जिसमें पहला है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेकंड है पैनल फॉर ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस। 2 पैनल यहाँ पर एस्टेब्लिश किए गए हैं। These goals include closing the digital divide, including everyone in digital economy, improving access to data, and advancing responsible and equitable data governance. जीडीसी के कुछ गोल्स हैं जिनमें एक इम्पोर्टेंट गोल जो है क्लोजिंग द डिजिटल डिवाइड, बिकॉज पूरे वर्ल्ड के अंदर ज़्यादातर कंट्रीज में ग्लोबल डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। इस डिजिटल डिवाइड को क्लोज करना इसका important goal है। In the same way, the compact principles are based on inclusive participation, access to data and digital technology, sustainability and trustworthy technology that function with the free and competitive market. कॉम्पैक्ट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैसे इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, एक्सेस टू डाटा एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रस्टवर्थी टेक्नोलॉजीज दैट फंक्शन विद इन अ फ्री एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट।
फ्री एंड कॉम्पिटेटिव मार्केट के अंदर ट्रस्ट वर्थी टेक्नोलॉजी किस तरह से फंक्शन करेंगी, एक्सेस टू डाटा एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इससे रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स जीडीसी के हैं। Digital goods and services. To address the digital divide, the GDC proposes digital public goods that will include open source software, open data, open AI models, plus adherence to privacy and best practices. डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करने के लिए जीडीसी ने कुछ प्रोविजन प्रोपोज किए हैं, जिसमें डिजिटल पब्लिक गुड्स पहला प्रोपोजल है। डिजिटल पब्लिक गुड्स के अंदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंक्लूड है, ओपन डाटा इंक्लूड है, ओपन एआई मॉडल्स इंक्लूड हैं। सच इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ शेयर्ड डिजिटल सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक प्रायोरिटीज एंड नीड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है, इट मीन्स शेयर्ड डिजिटल सिस्टम्स का अगर यूज किया जाता है, तो इसके थ्रू डिजिटल डिवाइड को कम किया सकता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो बहुत ज़्यादा डिवाइड है। टू दिस एंड द जीडीसी एनविजन पार्टनरशिप इंक्लूडिंग विद प्राइवेट एंटिटीज। जीडीसी के गोल को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप को बूस्ट करना होगा और प्राइवेट एंटिटीज को भी इसमें इंक्लूड करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।